कहानी की शुरुआत साल 2010 में बिहार के धीवान शहर से होती है। ट्रेन की पटरियों पर दो प्रेमी अपनी जान देने के लिए बैठे होते हैं क्योंकि उनके परिवार उनकी शादी के खिलाफ हैं। जैसे ही ट्रेन करीब आती है, एक शक्तिशाली राजनेता हारून शाह अली बेग के आदमी उन्हें उठाकर ले जाते हैं। उन्हें सीधे एक हॉस्पिटल वार्ड के बिल्डिंग में लाया जाता है, जहाँ हारून शाह, जिसे सभी साहब कहकर बुलाते हैं, वहाँ मौजूद होते हैं। साहब दोनों से पूछते हैं क्या वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। वो दोनों हाँ में जवाब देते हैं, ये जानते हुए कि उनके माता पिता सहमत नहीं हैं। साहब अपनी दबंगई के बल पर उन दोनों की कोर्ट मैरिज करवा देते हैं और उन्हें सुरक्षित घर भेज देते हैं। ये घटना साहब की ताकत और प्रभाव को दर्शाती है। इसके बाद कहानी बिहार की जटिल राजनीति पर प्रकाश डालती है। बिहार में 1960 के दशक में जातिगत दंगे और फसाद होते रहते थे। इस हिंसा को रोकने की कोशिश 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने की, जिसके बाद उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में आ गई। इसी पार्टी से निकले दो राजनेताओं ने अगले 30 साल तक बिहार की राजनीति पर राज किया। ये दोनों नेता कभी साथ थे या अलग, ये साफ नहीं है, लेकिन उनके बीच में एक तीसरा राजनेता खड़ा हो गया जिसने उन दोनों की राजनीति को चुनौती दी और उनका दबदबा खत्म कर दिया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हारून शाह थे। ये फिल्म इसी शक्तिशाली इंसान के उदय और प्रभाव पर केंद्रित है। कहानी वापस 2010 में आती है। बिहार के मुख्यमंत्री मुकुल कुमार और लखन राय एक इम्पोर्टेंट राजनीतिक बैठक के लिए मिल रहे होते हैं। ये मीटिंग आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एमएलए सीटों पर बंटवारे पर थी। लखन राय 140 विधायक अपने पास रखना चाहते थे, जबकि 103 मुकुल कुमार को देना चाहते थे। मुकुल कुमार इस बंटवारे से नाखुश थे। लखन राय उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद देने की पेशकश भी करते हैं। मुकुल कुमार आखिरकार इस बात पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं, एमएलए की लिस्ट से हारून शाह को हटा दिया जाए। लखन राय उनकी बात मान लेते हैं। इधर साहब यानी कि हारून शाह, मुकुल कुमार और लखन राय की गुप्त मीटिंग के बारे में उन्हें पता चलता है और ये भी कि उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया है। अगले सीन में कमिश्नर राघव मुख्यमंत्री मुकुल कुमार से मिलने आते हैं। मुकुल कुमार बताते हैं कि इस बार महागठबंधन लखन राय के साथ होने वाला है, जिसके कारण उन पर हमले हो सकते हैं। इसलिए वो राघव को आदेश देते हैं कि हारून अली पर कड़ी नजर रखी जाए और ये श्योर किया जाए कि किसी भी हाल में वो जेल से बाहर ना पाए। हारून शाह को जेल में रखने के लिए कमिश्नर राघव उनके खिलाफ सबूत जुटाने लगते हैं। राघव को एक फाइल मिलती है जिसमें छोटे बाबू गुप्ता का नाम है, जो एक मर्डर चार्ज में जेल में बंद हैं। राघव को पता चलता है कि वो हत्या असल में हारून शाह ने करवाई थी। पुलिस वाले जेल में छोटे बाबू गुप्ता से मिलते हैं और उनके छोटे बेटे ब्रिजेश के बारे में पूछते हैं। ब्रिजेश ही वो विटनेस है जिसने हारून शाह को हत्या करते देखा था, जिसके कारण उसके पिता को जेल जाना पड़ा। इसके बाद हमें ब्रिजेश को दिखाया जाता है जो कहीं छिपा हुआ है। वो एक रिपोर्टर से बात करता है, पूछता है कि क्या उसकी अपने पिता से बात हुई। रिपोर्टर बताता है कि छोटे बाबू गुप्ता जेल में किसी से नहीं मिलते। रिपोर्टर फिर हारून शाह के बचपन के दोस्त दीपेश की मां से मिलने जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो छोटे बाबू गुप्ता से मिलें और ब्रिजेश के ठिकाने का पता लगाएं ताकि हारून शाह को जेल भेजा जा सके। कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। दीपेश जब स्कूल में पढ़ता था तब उसकी माँ उसे खाना खिलाने स्कूल आई थी। यहाँ पता चलता है कि हारून शाह उसी की क्लास में था और दोनों की गहरी दोस्ती थी। एक रात जब दोनों दोस्त पढ़ाई के बाद घर लौट रहे थे, तभी हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठते हैं। दीपेश हारून शाह को लेकर अपनी घर की ओर भागता है क्योंकि हारून का घर दूर था। दंगाइयों का एक झुंड उनका पीछा करता है। दीपेश की मां उन दोनों को छिपा देती है और दंगाइयों का झुंड उनके घर तक पहुंचता है तो दीपेश की मां अपनी बंदूक निकालकर उन सभी को डराकर भगा देती है। इस घटना के बाद 11 साल बीत जाते हैं और दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। अब वो ग्रेजुएशन खत्म करने वाले थे। दीपेश की मां चाहती है कि वो आर्मी में शामिल हो, लेकिन दीपेश का मन नहीं था। जब कॉलेज का रिजल्ट आता है तो दीपेश पूरे कॉलेज में टॉप करता है। हारून शाह पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद जैसे तैसे पास हो ही जाता है। हारून शाह के पिता उसके भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहते थे और चाहते थे कि वो विदेश जाकर काम करे, लेकिन हारून शाह अपने पिता से कहता है कि वो नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि खुद का कुछ करने के लिए पैदा हुआ है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि हारून उसी कॉलेज में एक लड़की सना को पसंद करता था और सना भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगती है। यहाँ ये भी पता चलता है कि दीपेश ग्रेजुएशन के बाद MBA करने के लिए दिल्ली जाने वाला है, जिससे उसकी मां नाखुश है क्योंकि वो उसे आर्मी में देखना चाहती थी। हारून मिठाई खरीदने के लिए छोटे बाबू गुप्ता की दुकान पर जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग आकर छोटे बाबू से हफ्ता वसूली मांगने लगते हैं और एक लड़की को छेड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखकर हारून का खून खौल उठता है और वो उन सभी की बुरी तरह पिटाई कर देता है। ब्रिजेश छोटे बाबू का बेटा ये सब छिपकर देखता है। इसके बाद हारून रेलवे स्टेशन पर अपने जिगरी दोस्त दीपेश को अलविदा कहने जाता है, जो MBA की पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा था। हारून उसे अगली बार मिलने का वादा करता है
जैसे ही दीपेश ट्रेन पकड़कर रवाना होता है, मिठाई की दुकान पर पिटे गए वही लोग वापस आते हैं। वो हारून शाह को पकड़कर धीवन के सबसे बड़े जमींदार दशरथ सिंह के पास ले जाते हैं। दशरथ सिंह हारून शाह की बहादुरी और दबंगई से बहुत खुश होते हैं। वो हारून को एक काम सौंपते हैं, किसी को मारने का। हारून बिना किसी झिझक के दशरथ सिंह का काम पूरा करता है और उस आदमी की हत्या कर देता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। मुख्यमंत्री मुकुल कुमार और लखन राय के बीच महागठबंधन का ऐलान होता है, जिसमें मुकुल कुमार को मुख्यमंत्री पद देने का फैसला किया गया था। ये खबर सुनकर हारून शाह बिल्कुल भी खुश नहीं था। इधर दीपेश की मां जेल में छोटे बाबू गुप्ता से मिलती है और उन्हें समझाती है कि अगर उनका बेटा ब्रिजेश कोर्ट में गवाही दे देता है तो हारून को जेल हो सकती है। दीपेश की मां तुरंत कमिश्नर को फोन पर यह खबर देती है और जोर देकर कहती है कि ब्रिजेश और उसके पिता को कड़ी पुलिस सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हारून को पता चलने पर वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। राघव तुरंत पुलिस सुरक्षा देने के लिए सहमत हो जाता है और ये खुशखबरी मुख्यमंत्री मुकुल कुमार को सुनाता है, जिससे हारून शाह के जेल जाने का रास्ता साफ होता दिखाई देता है। कहानी 1989 के फ्लैशबैक में जाती है। हारून शाह अब दशरथ सिंह के लिए काम कर रहा था और जमीन के सभी लेन देन को संभालता है, जिससे दशरथ सिंह को बहुत मुनाफा होता है। धीरे धीरे हारून शाह पूरे दीवान में एक बहुत बड़ा बाहुबली बन जाता है। दूसरी तरफ लखन राय अपनी पार्टी के लिए एक ऐसा नया चेहरा तलाश रहे थे जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सके और वोट दें। इसी बीच हारून शाह अपनी प्रेमिका सना से मिलता है और उसे शादी का ऑफर देता है। सना मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसके पिता हारून के काम के कारण इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हारून ये सुनकर फैसला करता है कि वो अपनी छवि सुधारेगा और राजनीति में शामिल होगा। इसके बाद वो सना से शादी करेगा। वो दशरथ से मिलता है, जो जमींदार होने के साथ साथ एक राजनेता भी है, और उनसे पूछता है क्या वो राजनीति में आ सकता है। दशरथ ये सुनकर हंसता है, लेकिन हारून को अपनी औकात का अंदाजा हो जाता है। तभी छोटे बाबू गुप्ता, जिनके खिलाफ अभी मर्डर का चार्ज नहीं लगा है, कुछ लोगों के साथ हारून से मिलने आते हैं। वो बिहार में दिन दहाड़े हो रही हफ्ता वसूली से परेशान है और हारून से दीवान से चुनाव लड़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि दीवान में सब लोग उसकी बात मानते हैं। अब हारून शाह राजनीति में आने का फैसला पक्का कर लेता है। वो लखन राय से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो दीवान में जमीन का धंधा करता है और उसके पास बहुत पैसा है और हथियार भी, और वो दीवान की तरफ से चुनाव लड़ना चाहता है। दीपेश सना के पिता से मिलता है और हारून के रिश्ते की बात करता है, लेकिन वो शादी से मना कर देते हैं। हारून और सना माता पिता की रजामंदी के बिना ही शादी करने का फैसला करती है। दीपेश की माँ उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचती है। तभी लखन राय भी वहां पहुंचता है और हारून को बधाई देता है। इससे साफ होता है कि लखन राय ने हारून को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। साल 1990 चल रहा था और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर थी। दशरथ अपनी पार्टी की पूरी तैयारी कर चुका था जब लखन राय और हारून शाह उनसे मिलने पहुंचते हैं। दशरथ लखन से कहते हैं कि उन्होंने उनके आदमी को अपने पार्टी में ले लिया है। लखन राय जवाब देते हैं कि वो आदमी खुद उनके पास आया था और वो इतना काम का है जिसे दशरथ सिंह पहचान नहीं पाए। लखन राय दशरथ सिंह को विधानसभा चुनाव में हराने का प्रण लेते हैं। पूरे दीवान में हारून शाह जोरदार प्रचार करता है। चुनाव के बाद पता चलता है कि लखन राय की पार्टी से हारून ने दीवान सीट से विधानसभा चुनाव जीत लिया है और दशरथ सिंह हार चुके हैं। अब सवाल यह है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुकुल कुमार और लखन राय दोनों मुख्यमंत्री बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लखन राय को मुख्यमंत्री बनने के लिए 22 और विधायकों की जरूरत है। हारून लखन राय को विश्वास दिलाता है कि मुख्यमंत्री वही बनेगा। हारून के इशारे पर 22 विधायकों की एक मीटिंग बुलाई जाती है। किसी को पता नहीं था कि उन्हें किसने बुलाया है। वहां पहुंचकर हारून ऐलान करता है कि ये मीटिंग उसने बुलाई है और वो सीधे शब्दों में विधायकों को बताता है कि अब वो सभी मुकुल कुमार के बजाय लखन राय के लिए काम करेंगे। हारून उन्हें धमकी देता है कि अगर किसी ने भी इनकार किया तो उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। डर में सभी विधायक लखन राय के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन विधायकों के समर्थन से लखन राय बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, जिससे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा मुकुल कुमार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहानी फिर 2010 में लौटती है, जहां हारून शाह और मुख्यमंत्री लखन राय की दोस्ती और गहरी हो चुकी थी। इस बार हारून शाह की दिली इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन लखन राय उसे समझाते हैं कि मामला गंभीर है। पिछले चुनाव में मुकुल राय मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और इस बार वो पूरी ताकत से कोशिश करेंगे। ये सुनकर हारून शाह गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ कमिश्नर राघव गवाह ब्रिजेश से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। ब्रिजेश हारून के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। हारून से मिलने के लिए उसका वकील आता है और बताता है कि पुराने एसिड केस को फिर से खोल दिया गया है और ब्रिजेश गवाही देने के लिए राजी हो गया है। वकील चेतावनी देता है कि अगर कोर्ट
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एसिड केस में हारून का हाथ था तो वो इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये सुनकर हारून थोड़ा टेंशन में आ जाता है। इसी समय दीपेश को दीवान में पिछड़े वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचारों का पता चलता है। दीपेश खुद पिछड़े वर्ग से आता है और वो इतने सालों से हो रहे अन्याय को रोकना चाहता था। उसकी मुलाकात कृष्णा जी नाम के एक आदमी से होती है। कृष्णा जी बताते हैं कि पिछड़े वर्ग की जमीनें छीनी जा रही है और अत्याचार तो बढ़ते जा रहा है। इसका एकमात्र समाधान है कि वो अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करें। दीपेश हैरान होकर पूछता है कि पुलिस प्रशासन कुछ क्यों नहीं कर रही। कृष्ण जी खुलासा करते हैं कि सभी पुलिस प्रशासन हारून के इशारों पर काम करती है और उनके बिना कोई काम नहीं होता। ये सुनकर दीपेश दंग रह जाता है क्योंकि ये सब उसका दोस्त हारून शाह करवा रहा था। जब हारून को पता चलता है कि कृष्णा जी उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो वो तुरंत अपने आदमियों को भेजकर कृष्णा की हत्या करवा देता है। दिल्ली में दीपेश अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर रहा होता है और पीएचडी करने की तैयारी में था। तभी उसका एक दोस्त उसे कृष्णा जी की मौत की खबर देता है, जिससे दीपेश एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे पता था कि कृष्णा जी अपनी नई पार्टी बनाने वाले थे। दीपेश पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप करता है और उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी ऑफर मिलता है, लेकिन वो सब छोड़कर वापस अपने गाँव धीवन जाने का फैसला करता है। वो पिछड़े वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोकने और अपनी खुद की पार्टी बनाने का ठान लेता है। इधर ब्रिजय को हारून के खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था। ब्रिजेश फोन पर अपने पिता छोटे बाबू गुप्ता से बात कर रहा था और कह रहा था कि पुलिस उसके साथ है और डरने की कोई बात नहीं। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आकर ब्रिजेश की गाड़ी को टक्कर मार देता है और ब्रिजेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर कमिश्नर राघव बुरी तरह हिल जाता है। दीपेश वापस अपने गाँव धीवन आ जाता है। लखन राय हारून से मिलते हैं और बताते हैं कि जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखें आने वाली हैं। लखन राय प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो हारून शाह को एमपी बनाना चाहते हैं। हारून ये सुनकर खुश होता है और पूरी मदद करने का वादा करता है। कृष्णा जी की मौत के बाद पार्टी के नेतृत्व को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा था क्योंकि सभी जानते थे कि कृष्णा जी की हत्या के पीछे हारून का हाथ है। दीपेश फैसला करता है कि वो पार्टी का नेतृत्व करेगा और हारून शाह के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। दीपेश हारून से मिलने जाता है। सालों बाद दोस्त को देखकर हारून काफी खुश होता है, लेकिन जब दीपेश बताता है कि वो उसके खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है तो हारून हैरान होता है। लखन राय लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के नेताओं के नाम की लिस्ट जारी करते हैं। वो बताते हैं कि मुकुल कुमार भी लोकसभा चुनाव के लिए एक नई पार्टी बना रहा है, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाएगा। लखन राय दीपेश के बारे में पूछता है। हारून बताता है कि दीपेश उसका दोस्त है और उसके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है। लखन राय हारून को समझाता है कि अगर किसान और पिछड़े वर्ग के लोग एक बार किसी पर विश्वास कर लें तो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। हारून ये बात समझ जाता है कि अगर दीपेश गरीब मजदूरों को यकीन दिला दे कि वो उनके लिए लड़ना चाहता है तो वो आसानी से चुनाव जीत सकता है। दीपेश दीवान में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम करना शुरू कर देता है और पार्टी का नेतृत्व संभालता है। उसकी गर्लफ्रेंड अंकिता भी उसकी मदद के लिए वहां पहुंचती है। वो दीपेश को दिलासा देती है कि वो जिस काम के लिए लड़ रहा है उसमें जरूर सफल होगा। दीपेश अपनी पार्टी का नाम परिवर्तन पार्टी रखता है और गरीब मजदूरों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ रैली निकालता है, लेकिन तभी एक रैली के दौरान दीपेश पर गोली चल जाती है और वो मर जाता है। दीपेश की दिन दहाड़े हत्या की खबर पूरे देश में फैल जाती है। दीपेश की मां सदमे में और गम में डूब जाती है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि इसके पीछे हारून का हाथ है, क्योंकि हारून नहीं चाहता था कि कोई उसके खिलाफ चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री लाखन इस राजनीतिक झमेले में नहीं पड़ना चाहते और वो हारून को सब कुछ संभालने को बोलता है। हारून दीपेश के घर जाता है। दीपेश की मां उसे देखते ही जोरदार थप्पड़ मारती है। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका दोस्त उसके बेटे की जान ले सकता है, लेकिन वो दावा करता है कि ये उसके राजनीतिक विरोधियों या दीपेश की अपनी पार्टी के लोगों का काम भी हो सकता है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दीपेश की मां अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कई लोगों के पास जाती है और हारून के खिलाफ गवाही देने की गुहार लगाती है, लेकिन डर के मारे कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो छोटे बाबू गुप्ता की दुकान पर भी जाती है, लेकिन वो भी मना कर देते हैं। छोटे बाबू गुप्ता हारून शाह को एक अच्छा इंसान मानते हैं और बिना सबूत के उसके खिलाफ गवाही नहीं देना चाहते। इस बीच लखन राय मीटिंग के दौरान न्यूज में सुनते हैं कि मुकुल राय ने उनके खिलाफ कोर्ट में 900 करोड़ रुपए के चारा घोटाले का केस किया। कोर्ट में ये साबित हो जाता है और लखन राय को जेल हो जाती है। जेल जाने से पहले लखन राय ऐलान करता है कि केंद्र से उनका कोई लेना देना नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी फूलमती देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनेगी। ये सुनकर हारून शाह सदमे में आ जाता है। उसे उम्मीद थी कि
कि लखन राय मुख्यमंत्री पद के लिए उसका नाम घोषित करेगा। उसकी पत्नी सना भी जानती थी कि दीपेश की मौत के पीछे हारून का हाथ है, जिससे हारून और भी ज्यादा उदास होता है। हारून अपनी छवि सुधारने के लिए धीवन में एक नया स्कूल खोलता है जहां लड़के लड़कियां मुफ्त में पढ़ाई कर सकें। वो जल्द ही एक बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाने का भी ऐलान करता है। साथ ही वो ये भी घोषणा करता है कि कोई भी डॉक्टर मरीज से 25 रुपए से ज्यादा फीस नहीं लेगा। हॉस्पिटल बनाने के लिए धीवन शहर के बीचों बीच एक जगह चुनी जाती है जहाँ कुछ बिजनेसमैन अपनी दुकान चला रहे थे। हारून सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है जिसमें छोटे बाबू गुप्ता भी शामिल थे। छोटे बाबू को लग रहा था कि हारून शाह सच में धीवन की प्रगति के लिए काम कर रहा है। मीटिंग में हारून शाह ऐलान करता है कि वो उन सभी व्यापारियों की दुकानें खरीदना चाहता है और हर दुकान के लिए उन्हें 5 लाख रुपए भी देगा। सभी हैरान होते हैं। छोटे बाबू गुप्ता को समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी दुकान से चलती थी। घर आकर जब वो ये बात बताते हैं तो ब्रिजेश दुकान देने से मना कर देता है। हालांकि छोटे बाबू गुप्ता हारून की मदद के कारण दुकान देने के लिए राजी थे, लेकिन ब्रिजेश और उसके दोनों भाई विरोध करते हैं। हारून शाह हॉस्पिटल के काम के लिए मुख्यमंत्री फूलमती से मिलने जाता है, लेकिन बिजी होने के कारण मिल नहीं पाता और लौट आता है। उसे पता चलता है कि छोटे बाबू गुप्ता ने दुकान नहीं बेची है। हारून 5 लाख के बजाय 10 लाख देने का ऑफर देता है। हारून के आदमी 10 लाख रुपए लेकर छोटे बाबू गुप्ता के घर जाते हैं, लेकिन छोटे बाबू परिवार की असहमति के कारण मना कर देते हैं। हारून शाह के आदमी गुस्से में आकर झगड़ा करने लगते हैं। ब्रिजेश गुस्से में आकर तेजाब लाता है और उस पर छिड़क देता है। वो सभी भाग जाते हैं और छोटे बाबू गुप्ता को यकीन नहीं होता कि हारून उसके साथ ऐसा कर सकता है। जब हारून को पता चलता है कि उसके आदमियों पर तेजाब फेंका गया तो वो तुरंत छोटे बाबू के तीनों लड़कों को उठवा लेता है। तीनों को बुरी तरह पीटा जाता है और उनमें से 2 पर तेजाब डाल दिया जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर ब्रिजेश घबराकर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। छोटे बाबू गुप्ता अपने दोनों बेटों की मौत से दुखी थे। दीपेश की मां उन्हें हारून शाह के खिलाफ केस करने को बोलती है। तभी पुलिस आती है और छोटे बाबू गुप्ता को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि हाथापाई के दौरान ब्रिजेश ने जिस आदमी पर तेजाब फेंका था वो मर गया और 2 लोगों ने गवाही दी है कि छोटे बाबू गुप्ता ने उसकी जान ली। छोटे बाबू गुप्ता को जेल हो जाती है। कहानी फिर 2010 में लौटती है। छोटे बाबू गुप्ता अपने बेटे ब्रिजेश का अंतिम संस्कार करते हैं। कमिश्नर राघव चिंतित थे क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो हारून को जेल भेजने का ठान लेते हैं। कमिश्नर राघव को ब्रिजेश का एक वीडियो मिलता है जिसमें ब्रिजेश बताता है कि 2001 में हारून ने कैसे तेजाब से उसके दोनों भाइयों को जलाकर मार दिया था। ये वीडियो पूरे मीडिया में फैला दिया जाता है और कोर्ट में हारून के खिलाफ केस किया जाता है। दीपेश के वीडियो कबूलनामे के मीडिया में आने के बाद मुख्यमंत्री लखन राय तुरंत हारून को दिलासा देते हैं कि ये वीडियो फर्जी है और इसे खारिज करवा दिया जाएगा, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आता है तो उसमें ब्रिजेश के वीडियो को असली माना जाता है। कोर्ट आदेश देती है कि हारून को तुरंत वापस जेल भेजा जाए और इस अपराध के चलते वो आने वाले चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कमिश्नर राघव अरेस्ट वारंट लेकर हारून के घर आते हैं। राघव उसे धमकी देता है कि वो अब बचेगा नहीं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है साल 2001 में, जब ब्रिजेश के दोनों भाइयों को तेजाब से मार दिया गया था। तब छोटे बाबू गुप्ता ने हारून शाह के खिलाफ पुलिस में बयान दर्ज करवाया था कि हारून ही उनके बेटों का हत्यारा है। प्रेजेंट में राघव जब अरेस्ट वारंट लेकर हारून को गिरफ्तार करने आता है तो हारून उसे जोरदार तमाचा मारता है, अरेस्ट वारंट फाड़ देता है और राघव को वहां से चले जाने को बोलता है। राघव चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और पूरी पुलिस टीम हारून शाह को मारने का फैसला करती है, लेकिन पुलिस टीम का एक सदस्य हारून के लिए काम करता था। वो तुरंत हारून को खबर कर देता है कि इंस्पेक्टर राघव उसे मारने के लिए आ रहा है। हारून तुरंत घर लौटता है, अपनी पत्नी और बच्चों को एक कमरे में बंद करता है, बंदूकों का इंतजाम करता है और अपने आदमियों को घर के चारों ओर तैनात कर देता है। जैसे ही राघव अपनी टीम के साथ हमला करने वाला होता है, हारून के आदमी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। हारून समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को पीछे के रास्ते से निकालकर नेपाल भाग जाता है। राघव पूरे घर की तलाशी लेता है और निराश हो जाता है कि हारून बच निकला। कहानी फिर से 2001 में लौटती है। लखन राय चारा घोटाला मामले में जेल से बाहर आ चुका था। बाहर आते ही वो तुरंत हारून से मिलने नेपाल जाता है। हारून उनसे नाराज था क्योंकि लखन राय ने उसे मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया। लखन राय माफी मांगते हैं और साथ काम करने के लिए बोलते हैं। हारून शाह शर्त रखता है कि पार्टी में उसे वाइस प्रेसिडेंट का पद चाहिए और सभी उम्मीदवारों का चयन भी वो
वो खुद करेगा। लखन राय उसकी सारी शर्तें मान लेता है। इसके बाद हारून लखन राय के साथ मिलकर अपनी पार्टी का प्रचार करता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बिहार में लखन राय की सरकार बनती है। लखन राय को रेल मंत्री चुना जाता है और हारून शाह सांसद बनता है। लेकिन 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकुल राय की पार्टी जीत जाती है और वो मुख्यमंत्री बनता है। सत्ता में आते ही मुकुल कुमार हारून के खिलाफ फर्जी अरेस्ट वारंट जारी करवाता है, जिसके बाद हारून बार बार जेल जाता और बाहर आता रहता है। सबूतों की कमी के कारण वो हर बार छूट जाता था, लेकिन इसके चलते लखन राय के साथ उसके रिश्ते खराब होते जा रहे थे। इधर मुकुल कुमार और लखन राय अपने फायदे के लिए पार्टियों का गठबंधन करवा देते हैं। वापस 2010 में हारून जेल में होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकता। लखन राय कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो मुकुल कुमार के साथ गठबंधन कर लेगा। हारून जेल से ही लखन राय को बताता है कि भले ही वो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन उसकी बीवी सना उसके लिए चुनाव लड़ सकती है। सना शुरू में चुनाव लड़ने से मना कर देती है, लेकिन हारून उसे समझाता है कि चारों तरफ से मुसीबत आई हुई है और सना ही एकमात्र उसकी मदद कर सकती है। तभी खबर आती है कि हारून के आदमी मनोज ने मुकुल कुमार की पार्टी के सदस्य राजनंदन को मार दिया। मनोज को पकड़ने के लिए पुलिस हारून शाह के घर आती है, लेकिन वो वहां नहीं मिलता। ये देखकर सना आखिरकार अपने पति की मदद करने के लिए और उसकी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला करती है। सना अपने पति की पार्टी का नेतृत्व करने लगती है। उधर दीपेश की मां अपने बेटे के परिवर्तन पार्टी से सुनील यादव को उम्मीदवार खड़ा करती है और दीवान के लोगों से हारून शाह को हराने की अपील करती है। महागठबंधन के बाद ये फैसला होता है कि मुकुल कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और बाकी सभी विभाग लखन राय संभालेंगे। वोटिंग होने के बाद सना दीवान की नई विधायक बन जाती है। हारून शाह के खिलाफ एसिड केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है और ब्रिजेश की गवाही के कारण ऐसा लग रहा था कि हारून को अब लंबी सजा होगी। हारून अपनी बीवी को फोन करता है और लखन राय से मिलने को बोलता है। सना लखन राय से मिलने जाती है। लखन राय चाहते थे कि हारून के सभी जीते हुए विधायक अकेले चुनाव लड़कर जीत जाएं, ताकि वो अपनी पार्टी में उन सभी को जगह देकर हारून शाह को कमजोर कर सकें। लेकिन हारून शाह ने पहले भी सभी विधायकों को अपने ही पार्टी में रहने के लिए कहा था। सना लखन राय को शर्त देती है, अगर वो हारून शाह को जेल के बाहर निकाल देते हैं तो ये सभी विधायक लखन राय की पार्टी को समर्थन देंगे। लखन राय ये शर्त मान जाता है और हारून शाह को रिहा करने का फैसला करता है। चारों ओर खबर फैल जाती है कि हारून जेल से रिहा होने वाला है। कमिश्नर राघव ये सुनकर निराश होता है और मुख्यमंत्री मुकुल कुमार से मिलने जाता है। मुकुल बताता है अब जबकि हारून के सभी विधायक अपनी सीट जीत चुके हैं और उसकी पत्नी भी विधायक बन गई है, इसलिए उन्हें हारून को रिहा करना पड़ेगा। कमिश्नर गुस्से में आ जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे और हारून को कभी भी देखेंगे तो उसे मार डालेंगे। हारून के जेल से बाहर निकलने की तैयारी हो रही थी। वो सना को फोन करता है और कहता है कि अब वो अपने बेटे से मिलना चाहता है और पुराने वाले घर में जाना चाहता है। अगले दिन जैसे ही हारून शाह जेल से निकलने की तैयारी करता है, छोटे बाबू गुप्ता उससे मिलने पहुंचते हैं। अचानक छोटे बाबू गुप्ता चाकू निकालकर हारून को मार डालता है। हारून वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। जब उसका बॉडी जेल से बाहर लाया जाता है तो उसकी पत्नी सना उसके बॉडी को देखकर रोने लगती है। ये खबर सुनकर लखन राय और मुकुल कुमार दोनों खुश होते हैं और दीपेश की मां को भी शांति मिलती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद